हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र डिफेंस एकेडमी और मैं हूं आपका एजुकेटर योगेश गोस्वामी। हम एक पॉलिटी की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम पहुंच चुके हैं अपने संविधान के पार्ट फर्स्ट पर, यानी कि संघ और उसके राज्य। तो आज हम पार्ट फर्स्ट को देखने वाले हैं और पार्ट फर्स्ट जो है हमारा वो कैरी करता है आर्टिकल 1 to 4 यानी कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक उसके अंदर सम्मिलित किए गए उसके अंदर है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आज जो हम डिस्कस करें हम देखेंगे अनुच्छेद पहले और दूसरे को। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम अनुच्छेद थर्ड और फर्स्ट को देखेंगे और उसके बाद हम कुछ केस स्टडीज की करेंगे, यानी कि 3 से 4 वीडियो इस पूरे लेक्चर पर हम बनाने वाले हैं। तो साथ के साथ इसको पढ़ते रहना, अच्छे से नोट्स बनाना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैंने कोशिश की है कि जितने भी प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबिलिटी एग्जाम में क्वेश्चन है, वो सब मैं यहीं पे आपको डिस्कस कर लूं। और एक किताब में ये सब कुछ नहीं मिलेगा जो मैं पढ़ाने वाला हूं, 2-3 किताबों का मैंने मिशन किया है जिससे आपको पढ़ने में मजा आए। एक स्टोरी की तरह, कहानी की तरह इसको बनाने की कोशिश की है कि आप कहानी से सीखते जाओ और रटना आपका खत्म हो जाए, क्योंकि जीएस रट कर नहीं सीख कर सीखी जाती है। तो रटना बंद कर दीजिए, सीखना शुरू कर दीजिए और आप जीएस के उस्ताद बन जाओगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेक्चर को और देखते हैं क्या क्या हमें इसमें डिस्कस करना है, पढ़ना है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने संविधान के भाग फर्स्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट को हम डिस्कस करेंगे और पार्ट फर्स्ट के अंदर हमें पढ़ने होते हैं अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। ये सारे पॉइंट आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, 1 से लेकर 4 तक पढ़ते हैं। लेकिन देखो, पढ़ने से पहले समस्या क्या आती है। समस्या यह है कि अगर आप नाम देखो तो इसका नाम है संघ। संघ यानी कि यूनियन, तथा राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र तो सबसे पहले तो क्वेश्चन हमारे पास यही आता है कि ये संघ है क्या, जिसे हम यूनियन कह रहे हैं, ये होता क्या है और कौन कौन सी ऐसी व्यवस्था और भी होती है, और भारत ने इस संघ को ही क्यों चुना। तो मैं आपको सिंपल से बताऊं तो अगर हम विश्व स्तर पर बात करते हैं तो 2 प्रकार की संघीय प्रणाली यानी कि इस तरीके की हमारी व्यवस्था पाई जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक तरीके से संघीय प्रणाली। तो अगर हम विश्व स्तर में बात करें तो 2 प्रकार की हमको संघीय प्रणाली देखने को मिलती है। एक संघीय प्रणाली होती है जिसे बोलते हैं संघ व्यवस्था यानी कि संघ, जिसको आप यूनियन के नाम से जानते हो इंग्लिश में। और दूसरा हमारे पास होता है जिसको बोलते हैं परिसंघ। क्या बोलते हैं इसको? परिसंघ बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में आप फेडरेशन के नाम से जानते हो। इसे इंग्लिश में फेडरेशन कहते हैं, फेडरेशन। ठीक है, तो 2 व्यवस्था हमको संघ प्रणाली के अंदर देखने को मिलती हैं। एक व्यवस्था होती है हमारे पास संघ और दूसरी हमारे पास होती है परिसंघ। क्लियर है? हाँ जी, किसी को कोई डाउट तो नहीं अभी तक? देखो, जो भी डाउट होता है पूछते साथ साथ रहना। मैंने आपको भी सिंपल सी बात बताई है कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं, भाग 1 को पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए कि इस संघ वर्ड का मतलब क्या है, क्या है संघ। तो उसी को समझाने के लिए मैं आपको पहले समझा रहा हूं कि ये संघ प्रणाली होती क्या है, क्या व्यवस्था होती है हमारी एक यूनियन स्थापित करने की। तो एक हमारे पास संघ होता है और एक हमारे पास होता है परिसंघ। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आपके माइंड में हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। चलिए, अगर मैं आपको संघ की बात करूं तो संघ की अगर हम सिंपल सी परिभाषा लिखें तो देखो, संघ ना हमारे एक ऐसा राज्यों का एक सम्मेलन होता है, कैसा होता है, मतलब एक तरीके से राज्यों को हमने इस तरीके से मिक्स किया है जहां पर कोई भी हमने उनके साथ समझौता नहीं किया है। मतलब एक होता है कि राज्यों से हमने एक समझौता किया, कुछ शर्त उनकी हमने मानी और उसके आधार पर हमने एक राष्ट्र का गठन किया। लेकिन एक उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं हम, जहां पर हम कोई समझौता, किसी भी समझौते के द्वारा हम किसी भी राज्य को अपने अंदर नहीं जोड़ते हैं। यानी कि हम सिंपल सा आप यहां लिख सकते हो कि जहां राष्ट्रीय यानी कि संघ, जहां राष्ट्रीय यानी कि संघ राज्यों, राष्ट्रीय यानी कि संघ राज्यों के सारे पॉइंट आप लिखते चलिए, राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं होता है, किसी समझौते का परिणाम नहीं होता है। मतलब यहां पर राज्य और संघ के बीच में कोई भी समझौता नहीं होता है, कोई भी फालतू की शर्तें नहीं होती। लेकिन परिसंघ इसका उल्टा है। अगर मैं परिसंघ की बात करें तो परिसंघ में सिंपल सा लिखा जाता है कि जहां राष्ट्रीय यानी कि संघ तथा राज्यों, या सिंपल से कहते हैं राष्ट्रीय यानी कि संघ राज्यों के बीच एक समझौते का परिणाम होता है।
का परिणाम होता है। मतलब एक ऐसी व्यवस्था है कि जहां राज्यों को आपने मिलाने के लिए उनके सामने कुछ शर्त थी, उनकी शर्त आपको माननी पड़ी और उस शर्तों के आधार पर आपने राज्यों को जोड़ना अपने साथ स्टार्ट कर एक संघ का निर्माण किया। परिसंघ के अंदर एक समस्या देखो कहां आती है। परिसंघ के अंदर जो भी राज्य भाई, क्योंकि वो समझौते से जुड़े, वो समझौते से जुड़े, तो वो कभी भी संघ से अलग हट सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात करें तो ये जो राज्य होते हैं, कौन से राज्य भाई जिनको मिलाकर हमने क्या है, हाँ जी कोई कमेंट कर रहा है, रुक जाओ थोड़ी देर वेट करो, पहले मैं पूरी लाइन लिख दूं उसके बाद आप कमेंट कर लेना, ठीक है। पहले पूरी बात समझ लेते हैं फिर आप कमेंट पर ध्यान दीजिएगा। पहली बात समझ गए, समझौते का प्रतीक है। दूसरी बात ध्यान रखना है कि यह राज्य कभी भी, यह राज्य कभी भी राष्ट्रीय से अलग नहीं हो सकता। सॉरी, ये राज्य कभी भी राष्ट्र से अलग हो सकते हैं, हो सकते हैं। मतलब परिसंघ के अंदर एक व्यवस्था की जाती है कि अगर भाई राज्य किसी शर्त के साथ आपसे जुड़ा है और राज्य अगर आपसे खुश नहीं है, उसे लगता है कि भाई इस राष्ट्र में मेरा तो कल्याण नहीं होने वाला, तो वो क्या करेगा, टूटकर अलग हट जाएगा। जैसे आप सभी को यूएसएसआर याद हो, यूएसएसआर जो है वो एक परिसंघ था, बहुत सारे राज्यों से एक मिलकर था, एक समझौते का प्रतीक था। लेकिन जब उन राज्यों को लगा कि वो यूएसएसआर के साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो उनके साथ अपना कोई फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं, तो वो उससे हटकर अलग हो गए। इससे क्या पता चलता है कि वो एक परिसंघ का एक निर्माण था, एक परिसंघ वो बना हुआ था। क्लियर इतनी सी बात। तो ऐसे समझौते को परिसंघ बोलते हैं, जहां पर राज्य कभी भी केंद्र से यानी कभी भी राष्ट्र से अलग हट सकता है। क्लियर इतनी सी बात। सारे पॉइंट आप लिखते रहना, पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सभी को। इस व्यवस्था में अगर बात करो, इस व्यवस्था में क्या होता है कि जो हमारा केंद्र होता है ना वो कमजोर हो जाता है। अगर हम बात करते हैं तो इस व्यवस्था में जो हमारा राष्ट्रीय होता है, लिख लेना आप, राष्ट्रीय यानी कि संघ, वो हमारा कमजोर हो जाता है, राष्ट्रीय हमारा कमजोर होता है ऐसे में, और राज्य मजबूत होता है। अगर हम बात करें तो जो राज्य होता है, राज्य इस केस में मजबूत हो जाता है कि भैया राज्य कभी भी हट सकता है। वो राज्य हमारा क्या हो जाता है, राज्य हमारा मजबूत हो जाता है, मजबूत हो जाता है, मजबूत होता है। मतलब परिसंघ के अंदर राष्ट्र तो कमजोर हो गया लेकिन राज्य मजबूत हो चुका है। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो यहां पर चलते हैं संघ में, तो संघ में पहला पॉइंट हम समझ चुके थे कि यहां पर किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है, यहां पर हमने कोई समझौता नहीं किया है। इसका मतलब कोई भी राज्य राष्ट्र से अलग नहीं हट सकता। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो राज्य राष्ट्रीय से कभी भी अलग नहीं हो सकता है। मतलब हम कह सकते हैं इस केस में जो राष्ट्रीय होता है वो अविभाजित होता है, अविखंडित होता है, अविभाजित होता है। मतलब राज्य कभी भी इसको तोड़कर अलग नहीं हट सकता। मतलब इस बात से हमें क्या पता चलता है, इस बात से हमें यह संकेत मिलता है, यह पता चलता है कि संघ वाले केस में जो राष्ट्रीय होता है साहब वो तो मजबूत हो जाता है। राष्ट्रीय क्या होगा, राष्ट्रीय हमारा मजबूत होता है, लेकिन राज्य यहां पर क्या हो जाता है, राज्य कमजोर हो जाता है। राज्य के पास पावर नहीं है भैया कि वो कभी भी राष्ट्र को तोड़कर अलग हट सके, नहीं, हमने कोई इसको पावर नहीं दी है, वो राष्ट्र के अंदर ही रहेगा, राष्ट्र सबको निर्धारित करेगा। तो ये दो व्यवस्था हमारे पास हैं, एक संघ व्यवस्था और एक परिसंघ व्यवस्था, और ये छोटा सा डिफरेंस आपको जानना है, ठीक है, छोटा सा डिफरेंस आपको जानना है। हाँ जी बताइए। बिल्कुल रोहन जी, जो यूएस है ना वो परिसंघ है, लेकिन यूएस और यूएसएसआर के परिसंघ में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मैं आपको यूएस की बात करें, अगर हम यूएस की बात करते हैं, यूएस ने भी यही व्यवस्था अपनाई है यूएसए में, लेकिन यूएसए देखो राज्य से तो मिलकर बना हुआ है, राज्य और राष्ट्र के बीच में वहां पर बिल्कुल एक समझौता है, बिल्कुल समझौता है। वहां पर जो राष्ट्रीय है वो राज्य के इक्वल है, बिल्कुल सही बात है भाई, राष्ट्रीय राज्य के इक्वल होता है, बिल्कुल, जितनी पावर राज्यवाद उतनी पावर राष्ट्रवाद। लेकिन वहां पर एक समझौता नहीं हुआ। वहां पर क्या है, ये वाला जो समझौता है कि राज्य कभी भी राष्ट्र से अलग हट सकता है, ये व्यवस्था उन्होंने नहीं करी, ये उन्होंने साइन नहीं करा। वो थोड़े स्मार्ट बंदे थे, उन्हें पता था कि फ्यूचर में जाके कभी भी कोई भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि जब राज्य अपना आप को अलग हटाना चाहेगा, तो उन्होंने वो समझौते में नहीं लिखा, उन्होंने वो बात वहां पर नहीं कही। लेकिन यूएसएसआर ने ये बात लिखी, यूएसएसआर ने सब राज्यों को छोड़ दी कि जब भी वो चाहे अलग हट सकते हैं, और आज देखो केवल रशिया बचाए बाकी सब अलग हट चुके हैं, केवल अब आपको रूस देखने को मिलेगा।
तो अमेरिका भी परिसंघ है, यूएसएस भी परिसंघ है। यूएसएस का जो परिसंघ है उसे कॉन्फेडरेशन कहा जाता है, उसको इंग्लिश में कॉन्फेडरेशन कहते हैं, और यूएस के फेडरेशन कहते हैं दोनों एक ही चीज है, बस एक समझौता है, वहां पर राज्य अलग हट सकते हैं लेकिन यूएस के अंदर राज्य अलग नहीं हट सकते। क्लियर है इतनी सी बात। अब देखो दो व्यवस्था हमारे सामने है। अब जब भारत आजाद हुआ था, जब हमारा भारत को आजाद किया गया था, तो दो चॉइस हमारे सामने भी रखी गई थी। भाई हमारे सामने सबसे पहले ब्रिटेन ने क्या कहा, ब्रिटेन ने कहा कि जितनी भी देशी रियासतें हैं वो चाहे तो भारत के साथ मिल सकती है, पाकिस्तान के साथ मिल सकती है, स्वतंत्र भी रह सकती है। मतलब एक तरीके से वो एक परिसंघी व्याख्या बता रहे थे, वो कि एक परिसंघ भारत को बनाना चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास एक छूट भी थी, एक चीज हमें भी मिली थी कि हम चाहे तो ब्रिटेन के संविधान को रख भी सकते, नहीं तो अपना संविधान भी लागू कर सकते, हम बाध्य नहीं थे। तो हमने ऐसे ही करा, हमने उनको हटाया और अपने संविधान के अकॉर्डिंग हम चाहते थे एक अखंड भारत बनाना, एक ऐसा भारत बनाना जो अविभाजित हो, अविखंडित हो, कभी भी वो टूटे नहीं, उसकी अखंडता, उसकी एकता अखंडता बनी रहे हमेशा। और इसीलिए हमने संघीय व्यवस्था को अपनाया, ना कि परिसंघीय व्यवस्था को। अब हमारे यहां कोई भी राज्य राष्ट्र से अलग नहीं हो सकता है, कोई भी राज्य राष्ट्र से अलग नहीं हो सकता है। और इसीलिए जब हम संविधान बना रहे थे तो हमने जो अपनी संघीय व्यवस्था है, हमने संघीय व्यवस्था यूएस या यूएसएसआर से नहीं ली, हमने संघीय व्यवस्था कहां से ली है, हमने कनाडा से इसको लिया है। हमने कहां से लिया इसे, कनाडा से लिया। और हमने इसको 1935 से भी लिया है, कह सकते, क्योंकि 1935 कनाडा में दोनों ही राष्ट्रीय मजबूत होते थे, तो हमने राष्ट्र को मजबूत दिया है। और हमने ये संघीय व्यवस्था कहां से ली है, कनाडा से हमने कॉपी की है, जिसको हम आर्टिकल फर्स्ट के पूरे भाग 1 के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्लियर होगी इतनी बात। सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूं, एक एक पॉइंट आपके सामने रखूंगा, एक एक पॉइंट, बस ध्यान से सुनते जाना, स्टोरी की तरह पढ़ते जाना, और आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसके मास्टर बन जाओगे। समझ में आ गया। चलिए अब अपने भाग के पास चलते हैं। ये तो आप समझ चुके हो क्या बातें की गई हैं यहां पर, वो सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं। ठीक है, चलिए तो भाग 1 की बात करते हैं। और भाग 1 का जो हमारा अनुच्छेद पहला है, अनुच्छेद पहले को आज हम डिस्कस करते हैं पहले, फिर अनुच्छेद सेकंड को देखेंगे। अनुच्छेद पहले में देखो सिंपल सी बात की गई है। अनुच्छेद संघ पहला कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। अब आप कह रहे होंगे सर ये हुआ क्यों लिखा है, भाई राज्यों का संघ भी तो है, ये भी तो लिख सकते हैं। अरे बाबू जिस टाइम हम संविधान लिख रहे थे ना, उस टाइम हम उपनिवेश थे। किसके उपनिवेश थे, उस टाइम कॉलोनी थे ब्रिटिश की, उस टाइम हम उनके गुलाम थे। तो हम फ्यूचर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो यहां पर हम लिख रहे थे होगा, इसलिए हमने यहां पर फ्यूचरलिस्टिक बात की है कि हम ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे जो एक राज्य का संघ होगा। और इससे देखो आपको दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पता चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि संविधान के अंदर भारत के कितने नामों का जिक्र है, कितने नाम लिखे हुए हैं, मतलब संविधान में भारत के कितने नामों का जिक्र है, कितने नामों का जिक्र लिखा हुआ है, कितने नाम वहां पर जिक्र लिखे हुए हैं। तो आपका आंसर होगा 2 नाम वहां पर लिखे हुए हैं, एक भारत और एक इंडिया। और जो ये भारत वर्ड है ये हमने भरत राजा के नाम पर रखा है, राजा भरत थे उनके नाम पे हमने रखा है। और जो इंडिया है ये हमको ग्रीकों ने दिया है, मतलब जो यूनानी भारत आए, यूनानी जब भारत आए तो यूनानियों ने भारत को इंडिया कहना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो इंडस नदी के किनारे आए थे। तो इंडस कहते कहते वो कब इंडिया बन गया उनको पता ही नहीं चला, तो इंडिया नाम हमें यूनानियों से मिला है। क्लियर है। तो ध्यान रखना है हमारे संविधान के अंदर 2 नामों का जिक्र है भारत के, एक भारत अर्थात इंडिया। क्लियर है। तीसरा हिंदुस्तान वगैरह ये संविधान में नहीं लिखे हुए हैं, तो संविधान में 2 ही नाम है, एक भारत और एक इंडिया, जिसको आपको फॉलो करना है। क्लियर है। और इसके बाद देखिए दूसरी बात क्या लिखी हुई है, भाई दूसरी बात लिखी हुई है कि राज्यों का एक संघ होगा। अब देखिए यहां पर अगर परिसंघ लिखा होता तो मतलब बदल जाता, संघ लिखा है हमने। संघ का मतलब क्या है, संघ का मतलब भाई साहब सिंपल सी बात है कि राज्य, या सिंपल से बोले इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो भारत है, भारत यानी कि संघ जिसकी हम बात करें, राष्ट्र की बात करें, भारत राज्यों के किसी भी समझौते का, किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है, का परिणाम नहीं है। पहली बात ध्यान रखना। सिंपल सा हमें इसके सेकंड वाक्य से हमें पता चलता है, वो ये कहना चाहता है कि जो भारत है, जो संघ है, वो किसी भी राज्य के बीच समझौते का परिणाम नहीं है।
मतलब हम किसी राज्य से ऐसे समझौते से नहीं जुड़े कि जब राज्य जाए अलग हट जाए, जब मन करे ना हटे। नहीं तो आज है क्या होता, पश्चिम बंगाल अलग देश होता, पंजाब अलग देश होता, जम्मू कश्मीर अलग देश होता, सब अलग अलग देश बन जाते। लेकिन हमने संघ को अपनाया और इनको हमने ये पावर नहीं दी कि ये राष्ट्र से अलग हो पाए। यानी कि हमें यहां से ये पता चलता है कि जो भारत के अंदर, भारत में जो राष्ट्रीय है, जो संघ है, वो भैया मजबूत है। वो क्या है? मजबूत है, अविभाजित है। वो क्या है? वो अविभाजित है। आप उसको विभाजित नहीं कर सकते, वो अविखंडित है, वो अविभाजित है, अनडिविजिबल है, उसको आप तोड़ नहीं सकते हो। और जो राज्य है वो क्या है भाई? हमारे राज्य कमजोर है, हमने राज्य को पावर नहीं दी कि वो कभी भी भारत की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचा सके। हमने इसीलिए राष्ट्र को यह पावर दी कि राष्ट्रीय हमारे भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखे। आप सभी को याद होगा हमारे जो संविधान का प्रियम्बल यानी कि जो उद्देश्य का जो प्रस्तावना, उसमें हमने क्लियर लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है हमने उसके अंदर कि हमें भारत में क्या बना के रखना है। हमको भारत में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है, तो इसीलिए हमने ये सारी पावर किसको दी है? राष्ट्र यानी कि संघ को ये पावर दी है। क्लियर है सभी को? कोई डाउट है किसी को तो जल्दी से पूछिए। हाँ जी, किसी को कोई डाउट इससे रिलेटेड? वैसे मुझे लगता नहीं कि कोई डाउट होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से हम इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल एक स्टोरी, एक कहानी की तरह मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूं। क्लियर थी इस बात? देखो और चीजें क्या पता चलती है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। आप कह रहे होंगे कि सर स्क्रीनशॉट तो हम ले नहीं पा रहे, देखो काफी बड़ा हो गया है स्क्रीनशॉट। आई थिंक आप ले सकते हो, ले लोगे, बिल्कुल बढ़िया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, ले लिया? हाँ। अब देखो अनुच्छेद फर्स्ट के अंदर 3 बातें और की गई हैं। अनुच्छेद जो पहला है, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल फर्स्ट कुछ क्षेत्रों के बारे में बताता है। कहता है कि भारत में 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। हमारे भारत यानी कि राष्ट्र के अंदर 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। एक राज्य क्षेत्र है। एक कौन से क्षेत्र हैं? राज्य क्षेत्र हैं। कितने राज्य क्षेत्र हैं इस टाइम प्रेजेंट में? 28 हमारे पास राज्य क्षेत्र है, 28 राज्य क्षेत्र हमारे पास है। दूसरे हमारे पास केंद्र क्षेत्र हैं, जिनको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। कितने केंद्र क्षेत्र हैं? तो हमारे पास 8 केंद्र क्षेत्र हैं। आपको पता होगा कि किस तरीके से हेर बदल करके अब हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश, पहले 7 थे, देन 9 है, अब हमारे पास प्रेजेंट में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और इसके बाद वो क्षेत्र आता है जिसको भारत ने अपने क्षेत्र में अधिकृत किया है, उसको हमने मिलाया है। मतलब वह क्षेत्र जो भारत द्वारा अधिग्रहित किया गया है, अधिग्रहित किया गया है, क्या गया है, मतलब जिसको हमने भारत में मिला है। जैसे आप ध्यान दो, याद करो तो आपको पता होगा, गोवा हो गया हमारे पास, गोवा है, और दमन एंड दीव है, पंडुचेरी है, सिक्किम है, ये सब अधिकृत क्षेत्र है। ये हमने अपने अंदर मिला है। ठीक है, बाद में इनको हमने राज्य का दर्जा इनको दिया है। तो जैसे आपका गोवा हो गया, गोवा हो गया आपका, दमन एंड दीव हो गया, इन दोनों को हमने पुर्तगाल से लिया है, पुर्तगालियों से हमने इसको छीना था, पुर्तगाल से। इसके बाद आता है हमारा पांडिचेरी या पांडुचेरी, कुछ भी बोल लीजिए, पांडिचेरी, ये हमने फ्रांसीसियों से लिया है, फ्रांसीसियों का रास्ता, फ्रांस का यहां पर रास्ता। देन हमारा सिक्किम हो गया, सिक्किम, ये हमने चोगियाल, एक वहां पर जाति थी पहले चोगियाल, हमने उसको इसको लिया है, चोगियाल जाति से हमने इसको लिया है। तो ये सब अधिकृत क्षेत्र। देखो ध्यान रखना, अधिकृत क्षेत्र की खासियत ये होती है कि जब भी हम किसी बाहरी क्षेत्र को अपने राष्ट्र के अंदर अधिकृत करते हैं, राष्ट्र में उसको हम मिलाते हैं, राष्ट्र में जोड़ते हैं उसे, तो पहले उसको हम केंद्र के अंदर देते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं, यूनियन टेरिटरीज बनाते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारी नजर में वो बच्चा होता है। हम मान के चलते हैं कि वो बालक है अभी छोटा सा, अभी उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, अभी बच्चा है छोटा सा। कुछ समय बाद जब हमें लगता है कि वो परिपक्व हो चुका है, अब वो अपनी खुद व्यवस्था चला सकता है, तो उसे हम राज्य की उपाधि दे देते हैं और उसकी एक सरकार स्थापित करते हैं कि भाई चलो आराम से अपना राज्य को चलाओ। तो इन्हें अधिकृत क्षेत्र कहते हैं। तो पहले इनको अपने अंदर मिलाते हैं, इनको सिखाते हैं, बहुत सारी चीजें मिलाते हैं। क्लियर है? तो यह अनुच्छेद पहला हमारा कंप्लीट हो चुका है। किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए। पहला अनुच्छेद हम पूरा कर चुके हैं। क्लियर है? फिर हम अनुच्छेद सेकंड के ऊपर चलेंगे। तो अनुच्छेद पहले में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। चलिए तो अनुच्छेद सेकंड में चलते हैं। पहला आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा और सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। ठीक है, अब किताबों में भटकने की जरूरत नहीं है, समय बर्बाद हम नहीं करना है। वीडियो को एक बार देखिए, उसके बाद XX उस पर लगाइए स्पीड पे और इसको बार बार रिवाइज करते चलिए और फिर देखो काम हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं हम अनुच्छेद सेकंड यानी कि आर्टिकल सेकंड क्या कहता है। आर्टिकल सेकंड देखो सिंपल सी बात कहता है, ये कहता है कि भारत संघ, भारत यानी कि राष्ट्रीय संघ, मतलब भारत की बात करते हैं तो भारत संघ
में किसी भी नए राज्य का प्रवेश या स्थापना हो सकती है। मतलब सिंपल सी कहता है बात, ये कहता है कि भारत संघ में किसी भी, लिखते रहिए साथ में, भारत संघ में किसी भी नए राज्य का प्रवेश, नए राज्य का प्रवेश और स्थापना। सिंपल सी बात करता है ये आर्टिकल हमारा सेकंड, दो बातों पर डिपेंड है ये। एक बात करता है ये प्रवेश की और दूसरी बात करता है ये स्थापना की। एक बात करता है हमसे ये प्रवेश की और दूसरी बात क्या करता है, स्थापना की। ठीक है, सिंपल से समझते हैं, सिंपल वे में। अनुच्छेद सेकंड ने क्या कहा, भारत संघ में किसी भी राज्य का आप, नए राज्य के आप प्रवेश करा सकते हो या स्थापना करा सकते हो। मतलब क्या बात कर रहा है, देखिए ये सिंपल सी बात कहता है कि संसद जो है हमारी संसद को अनुच्छेद सेकंड दो शक्तियां देते हैं। संसद को दो शक्तियां प्रदान करता है, यहां पर ये दो शक्तियां प्रदान करता है। पहली शक्ति क्या है, पहली शक्ति यह देता है कि राष्ट्रीय यानी कि भारत जो भी संसद है, संसद किसी भी शर्त या विधि के आधार पर जिनको वह ठीक समझे, मतलब कोई भी तरीका हो सकता है, कोई भी शर्त हो, कोई भी विधि हो जो संसद को सही लग रही है, वो उसके आधार पर भारत में किसी भी नए राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकता है, या स्थापना कर सकती है। देखो सिंपल सी हमने शक्ति दे दी। क्या शक्ति दे दी, संसद के पास ये शक्ति है कि वो संसद चाहे तो कोई भी शर्त हो, कोई भी विधि हो, जो भी उसको अच्छी लगे, ठीक लगे, उसके आधार पर किसी भी नए राज्य को प्रवेश दिला सकती है या उसकी स्थापना कर सकती है। अब प्रवेश और स्थापना से हमें क्या पता चलो, देखिए मैंने आपसे बोला कि दो शक्तियां मिली हैं। एक शक्ति मिली है राज्य के प्रवेश को लेके, और एक शक्ति मिली है राज्य की स्थापना को लेके। एक शक्ति मिली है राज्य की स्थापना को लेके। देखो राज्य की प्रवेश से मतलब क्या है, राज्य की प्रवेश से मतलब होता है कि हम उस क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, उस क्षेत्र की हम बात करते हैं जो पहले से ही भारत की टेरिटरी में है। वह क्षेत्र जो पहले से ही राष्ट्रीय में है, पहले से ही है। जैसे कि हमारे पास कोई यूनियन टेरिटरी है, उसको बदल के हमने क्या बना दिया, स्टेट बना दिया, तो इसे कहते हैं प्रवेश कराना। मतलब है हमारी टेरिटरी के अंदर, बाहर से नहीं लिया हमने, हमारी राष्ट्र का हिस्सा है, हमारी, बस हमने क्या करा, उसको राज्य की लिस्ट में डाल दिया। अभी सपोज कोई यूनियन टेरिटरी थी तो हमने उससे राज्य में मिला दिया। जैसे हमने सिक्किम को बनाया, गोवा को बनाया, तो हमने इनका प्रवेश कराया है। ठीक है, तो इसे प्रवेश कहते हैं। और स्थापना का मतलब होता है कि बाहर से किसी क्षेत्र को हम अधिकृत कर रहे हैं, बाहर से किसी क्षेत्र को हम अपना हिस्सा बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है वह क्षेत्र जो भारत में बाहर से मिलाया गया है। क्लियर है, उसे कहते हैं स्थापना। मतलब जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं था, पहले भारत का हिस्सा नहीं था, अब वो भारत का हिस्सा बनना है, तो उसे कहते हैं स्थापना। और ये दोनों पावर अनुच्छेद सेकंड हमारी संसद को प्रदान करता है कि वो किसी भी राज्य का प्रवेश करा सकते हैं या किसी भी राज्य की स्थापना करा सकते हैं। क्लियर होगी इतनी सी बात। चलिए इसकी शॉर्ट लीजिए, कोई डाउट है तो जल्दी से आप मुझसे पूछिए। अनुच्छेद सेकंड है, जल्दी से इसकी शॉर्ट, चलिए इसकी शॉर्ट लीजिए, जल्दी से इसकी शॉर्ट ले लीजिए, इसका ले लिया भाई। चलिए अब कुछ विवादों की बात करते हैं। देखो अनुच्छेद सेकंड जब आया, अनुच्छेद सेकंड जब बात चली और ये काम होना स्टार्ट हो गया, तो एक विवाद भी भारत के सामने उठता है। एक विवाद उठा, और विवाद क्यों उठा, उस पूरे विवाद की बात करते हैं क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन पूछ देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है, क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह आता है कि क्या संसद को, क्या भारतीय संसद को यह पावर है कि वो अपने क्षेत्र का कोई भी हिस्सा किसी बाहरी देश को सौंप सकती है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है कि भारत यानी कि राष्ट्रीय को यह शक्ति है कि वह
अपने किसी भी क्षेत्र को बाहरी शक्ति या बाहरी देश को सौंप सकती है। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठा, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी गया। और ये क्वेश्चन देखो क्यों आया था, तो इस क्वेश्चन की अगर हम सिंपल सी बैकग्राउंड की बात करें, देखो पहले तो हमें समझ में आ गया है क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि क्या जो भी हमारा राष्ट्र है, जो भी देश है, वो क्या किसी क्षेत्र को, बाहरी राष्ट्र को, बाहरी देश को सौंप सकता है। ठीक है, सिंपल सी यहां पर बात कीजिए, जल्दी से क्वेश्चन को नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। ठीक है, चलिए ये तो क्लियर हो गया है। पहली बात आपको बताऊं कि ऐसी किसी भी क्वेश्चन का जिक्र जो है हमें संविधान में नहीं मिलता है। तो आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ ले, क्या क्वेश्चन लिखे कि इसका प्रावधान संविधान में कहीं है, तो इसका प्रावधान कोई भी हमें संविधान में नहीं मिलता है। ये हमारे सामने कब आया? ये हमारे सामने आया 1960 में। 1960 में एक बांग्लादेश के अंदर, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर एक जगह थी, क्षेत्र था जिसका नाम था बरूबरी। एक जगह थी जिसका नाम था बरूबरी। और इस बरूबरी की बात करें तो कहां पर स्थित है ये बरूबरी है भारत और जो पूर्वी पाकिस्तान है, मतलब उस टाइम पाकिस्तान था, पाकिस्तान भी लिखेंगे हम, अब बांग्लादेश बन गया है। पूर्वी पाकिस्तान के बॉर्डर पर ये एक क्षेत्र था बरूबरी। यहां की जो जनसंख्या थी वो मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी, मुस्लिम मेजोरिटी में थे, यहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में थे। और वो चाहते थे पाकिस्तान के साथ मिलना। भाई मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा है और वो चाहते थे कि इस क्षेत्र को पाकिस्तान के साथ मिला दिया जाए। अब ये विवाद बहुत समय से चलता आ रहा था। तो ये विवाद कहां गया? सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया ये। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सी बात बोली। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी भारतीय संसद है, जो भी संसद है, संसद किसी भी संविधान संशोधन द्वारा, संसद संविधान संशोधन द्वारा भारत के किसी भी क्षेत्र को बाहरी देश को सौंप सकती है। बाहरी देश को सौंप सकती है। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सी बात बोली कि भाई बिल्कुल संसद के पास ये पावर है और 6 सेकंड उसको पावर देता है, उसके पास पावर है कि वो भारत के किसी भी क्षेत्र को, कोई भी क्षेत्र अगर उसे लगता है कि देना चाहिए तो वो कोई भी एक सिंपल सी विधि बनाकर, कोई भी संविधान संशोधन करके वो सिंपल सा उस देश को दे सकता है। और इसका फायदा भी उठाया, ध्यान रखना, इसका फायदा उठाया हमने। और हमने तुरंत 9वां हमने संविधान संशोधन किया, 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमने किया है। और इस अमेंडमेंट के द्वारा हमने बरूबरी जो था, बरूबरी पाकिस्तान को सौंप दिया। बरूबरी हमने किसको दे दिया? पाकिस्तान को हमने बरूबरी दे दिया जी, पूर्वी पाकिस्तान को हमने इसे सौंप दिया, दे दिया। इस अनुच्छेद का बात करते हैं। लेकिन कहानी रुकी नहीं। इसके 9 साल बाद फिर से केस इसी मुद्दे को लेकर आया मगन भाई। 1969 में एक और केस आता है हमारा, 1969 में, जिसको बोलते हैं हम मगन भाई बनाम भारत संघ। एक केस हमारे सामने आता है, फिर से यही सेम केस आता है, मगन भाई बनाम भारत संघ। और फिर आया क्या हमारी सरकार अनुच्छेद 368 का यूज करके संविधान संशोधन के द्वारा इसको दे सकते? इतना आसान है ये, मतलब अनुच्छेद 3। अब देखो आप सोचोगे अनुच्छेद 368 कहां से आ गया, तो मैं आपको बताऊं 2 प्रकार के संविधान संशोधन हमारे सामने होते हैं, ध्यान रखना। बहुत बारीकी सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए, नोट पॉइंट डाल के भेजना ना। संविधान संशोधन जो है 2 प्रकार के हमारे संविधान के अंदर दिखाए गए हैं। एक 368 के द्वारा आप कर सकते हो, 368, और एक होता है साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत द्वारा भी आप कर सकते हो। साधारण बहुमत में आपको 368 की जरूरत है, मतलब संविधान के अंदर परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है इसमें, मतलब किसी अनुच्छेद को किसी भाग में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल साधारण बहुमत से आप बिल पास करा दो। साधारण बहुमत का मतलब होता है कि जितने भी लोग आए हैं और जो उसमें से प्रेजेंट एंड वोटिंग कर रहे हैं, तो जितने भी प्रेजेंट एंड वोटिंग कर रहे हैं आप उसका 50+1 ले लीजिए। प्रेजेंट एंड वोटिंग का कितना लेना आपको? 50+1, आप उस बिल को पास करा लीजिए। लेकिन जब अनुच्छेद 368 अप्लाई होता है तो प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाती है। इसमें आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, 2/3 मेजोरिटी का मामला आ जाता है। और इसमें आपको स्पेशल मेजोरिटी आपको चाहिए होती है। यहां पर साधारण बहुमत से काम नहीं चलता है। तो यही केस सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां बड़ी अच्छी बात बोली। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है।
यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भारत यानी कि जो भी संघ है भारत संघ जो भी है, बिना संविधान में कोई परिवर्तन किए, बिना संविधान में कोई परिवर्तन किए, किसी साधारण विधि द्वारा भी, किसी साधारण विधि द्वारा किसी क्षेत्र को बाहरी देश को सौंप सकती है, मतलब इस केस ने क्लियर कर दिया कि भाई साहब इसके लिए आपको 368 अनुच्छेद करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी साधारण बहुमत से बिल पास कराइए और आप सिंपल सा जो समझौता करना चाहते हो समझौतों को आप कर सकते हो। और फिर हमने इसका यूज भी किया। आप सभी को याद होगा अभी 2015 में मोदी सरकार ने क्या करा, बांग्लादेश की से भाई भारत और बांग्लादेश पे बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे आइलैंड, छोटे मोटे क्षेत्र जिसमें हमारा विवाद चला था, जो हमारे क्षेत्र मेघालय, त्रिपुरा, असम और बंगाल के अंदर पड़ते हैं, इसको लेके विवाद था। और इस विवाद को सॉल्व करने के लिए हमने इसका सहारा लिया और हमने 100वां ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन किया। यह संविधान संशोधन हमने 368 से नहीं किया, यह हमने साधारण बहुमत से किया, किसी के अंदर कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। और इस 100वें जो भी हमने संविधान संशोधन किया है, हमने अपने 111 क्षेत्र यानी कि एनक्लेव जो है वो हमने बांग्लादेश को दे दिए, हमने बांग्लादेश को सौंप दिए। और 51 क्षेत्र हमने उनसे वापस ले लिए, 51 क्षेत्र हमने ले लिए। 51 क्षेत्र किसको मिले? भारत से। मतलब टोटल हमने 6.1 किलोमीटर लगभग क्षेत्र का हमने आदान प्रदान यहां पर किया है। एरिया बराबर नाप ले भाई, हमने कहा भाई देखो तुम अपने एरिया नाप लो, कितने एरिया तुम्हारे अंदर है, और हम देख लेते कितना हो, जितना एरिया हमारे इक्वल हो उसको आदान प्रदान करके इस मामले को सॉल्व करते हैं। और ये मामला सॉल्व हो गया और फाइनली अब 51 क्षेत्र हमारे पास आ चुके हैं, 111 हमने उनको दे दिए, क्षेत्रफल बराबर है। ये मत सोचना कि भाई हमने उनको ज्यादा आइलैंड दे दी, हमने कमी लिए ज्यादा जगह दे दी, नहीं, क्षेत्रफल के हिसाब से बराबर है, ये क्षेत्रफल बराबर दिया हमने। तो ये ध्यान रखना है, हमने इनको दे दिया। और ये क्षेत्र जो हमने दिए किस किस राज्य से दिए हैं, जैसे मेघालय हो गया हमारा, मेघालय, त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा, असम हो गया, असम लिख लेना आप साफ साफ, और हमारा वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल। यहां से हमने इन क्षेत्रों का आदान प्रदान करके एक सारा काम किया है। क्लियर है, सबको समझ में आ गया है? तो ये अनुच्छेद 2 की कहानी थी। तो हमने अनुच्छेद 1 को डिस्कस किया, अनुच्छेद 2 को डिस्कस किया, और उम्मीद करता हूं कि आपको मजा भी आएगा और सारी कहानी आपको याद भी होगी। केस स्टडी भी 2 हमने देखी है, एक हमने देखा है बेरूवरी केस में क्या होता है 1960 में, और दूसरा हमने देखा है मगन भाई केस में क्या होता है 1969 के अंदर, क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और उसका यूज करके कैसे हमारी सरकार है जो भी क्षेत्र है उनका आदान प्रदान कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 3 और 1 को, और बहुत मजा आएगा, वहां भी बहुत सारी ऐसी केस स्टडी है जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही, सभी को जय हिंद, जय भारत।